हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज। तो इस सीरीज में अभी तक हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उनकी नीड क्यों होती है। तो अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की तो हमने पढ़ा था कि गैप क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है और उनके टाइप्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े थे। तो आज हम अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ेंगे जो कि तीन टाइप के होते हैं: गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला आज का पॉइंट है वो है गोइंग कंसर्न। तो हम पहले तो इसके वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं। तो इसमें है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है कोई भी बिजनेस या फिर बिजनेस एंटिटी, और गोइंग का मतलब होता है कि जो कि चल रहा है। तो इस एजम्पशन में हम ये एज्यूम करते हैं, या फिर जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, वो ये एज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस एक गोइंग कंसर्न बेसिस पे वर्क कर रहा है, कि मतलब ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो उसी बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग होती है, उसी बेसिस पे हम एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें है कि मेन जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ये बेस मान के चलते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस होगा वो कंटिन्यू करेगा इन फोर्सिएबल फ्यूचर में। फ्यूचर में ये हमारा बिजनेस हमेशा कंटिन्यू करता रहेगा। और दूसरा पॉइंट होता है कि हमारी कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं है कि हम इसे आगे क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी ऐसी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। ये दोनों पॉइंट को हम बेस मान के चलते हैं अपने इस एजम्पशन में। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे हमने एक कंप्यूटर परचेज किया रुपीज 30,000 का, और इस कंप्यूटर की लाइफ थी 3 इयर्स। तो इसे इसकी लाइफ थी एग्जाम्पल 3 इयर्स। ये हमारा हो गया कल 21, 22, 23 और मार्च 2024। जैसे नॉर्मली कैलेंडर ईयर्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर, लेकिन हमारे अकाउंटिंग में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम अपने फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे बनाते हैं, जो कि हमारा चलता है अप्रैल टू मार्च के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को यहाँ पर एक कंप्यूटर परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 30,000 और जिसकी लाइफ थी 3 ईयर। तो अगर हम इसे ये माने कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं चल रहा है, ये कभी भी बंद हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये 30,000 को तुरंत ही चार्ज कर लेंगे अपनी बुक्स में और इसे एक्सपेंस दिखा के फिर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वास्तविक में ये ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं है। ट्रू प्रेजेंटेशन क्या है कि अगर हम 30,000 को चार्ज कर रहे हैं तो इसे हम 3 इयर्स में इक्वली चार्ज करें, इसमें 10,000 और इसमें 10,000, इसमें 10,000। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसे हम इसके लिए हम लाइफ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम आगे टेक्निकली भी समझेंगे और इसका एक पूरा अपना चैप्टर है जिसमें हम पूरा समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे लगाते हैं। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन हम लाइफ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमें 3 साल सर्विस देगा, तो हम जो इसकी कॉस्ट है उसे भी हम अपने 3 साल में चार्ज करें। तो हम ये मान रहे हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलेगा या कम से कम 3 साल तो चलेगा ही। तो यही हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है, जो कि हमारा पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। हमारा दूसरा एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझें कि जैसे हम कोई भी काम अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम रोज स्कूल जाते हैं, हमें 8 बजे स्कूल कंसिस्टेंटली रोज हम पहुंच रहे हैं कि मंडे टू सैटरडे। तो ये होती है किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी। तो वैसे ही अगर हम अकाउंटिंग में बात करें, तो जब हम अकाउंटिंग कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम इसमें कंसिस्टेंसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस सेलेक्ट करें या फिर अडॉप्ट करें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो हम कंसिस्टेंटली अप्लाइड करें ईयर आफ्टर ईयर। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा सामने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है
उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होती है और इसे एक कंपेयर करने का आसानी से वो तरीका हो जाता है कि हम किसी भी अगर कोई कंसिस्टेंटली हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम इसे एक नॉर्मल एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है रोज। अब स्कूल जाने के इसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते को हम ए बोल देते हैं और दूसरे को बी बोल देते हैं। तो क्या हुआ कि इसके घर वालों ने कहा कि आप रोज इसी रास्ते से जाया करो। तो इसके घर वालों को भी पता है कि ये इसी रास्ते से रोज जाएगा और स्कूल वालों को भी पता है कि ये रोज इसी रास्ते से जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि मान लीजिए किसी दिन ये स्कूल नहीं पहुंचा या फिर स्कूल से घर नहीं पहुंचा, तो उन लोगों को पता है कि ये इस रास्ते को यूज करता था और वो इजीली इस रूट के थ्रू उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो गया कि उनको आसानी हो गई कि हाँ, हम एक ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हम आगे भी ये मेथड फॉलो करेंगे तो फिर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या है कि अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको और क्लियर करता हूँ कि जैसे हमने दो रास्ते दिए, तो इसमें ये भी पॉइंट है कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है, बस हम क्या चुनते हैं और उसके बेसिस पे हम कैसे अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसे हम अकाउंटिंग के एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग के एग्जाम्पल में समझें तो हम फिर से डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में दो मेथड होते हैं, एक एसएलएम, एक डब्ल्यूडीबी। ये हम इसके मेथड्स को डिटेल में आगे समझेंगे, आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो हम क्या करते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसे रिकॉर्ड करने के लिए हम कोई भी एक मेथड को चूज कर लेते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे अकाउंट का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। तो हम उसी मेथड को कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर अप्लाई कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा मेथड गलत है, पर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है जिससे हम अपने रिकॉर्ड्स को अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर कर लेंगे इजीली। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि मान लीजिए हमने ये 3 ईयर में यहाँ पर एक एसएलएम अप्लाई किया, यहाँ पर एसएलएम अप्लाई किया, तो फिर हम क्या तीसरे साल पे डब्ल्यूडीबी चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं? क्योंकि रास्ता तो दूसरा सही है, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है यस। अब हम किस कंडीशंस में चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस दी हैं। व्हेन वी चेंज, तो पहला पॉइंट है कि अगर रिक्वायर्ड बाई लॉ। ठीक है, अगर लॉ कहता है कि हाँ ये चीज ऐसे ही होगी तो फिर हम उसे चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड बाई एएस। एएस माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम आगे अभी थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर एएस द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं ये मेथड ऐसे फॉलो करना है या ये मेथड फॉलो करना है, तो भी हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कि मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर हमारे मेथड चेंज करने से कुछ प्रेजेंटेशन मीनिंगफुल हो रहा है तो भी हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। तो हमने समझा कि कंसिस्टेंसी क्या है और अगर हम अपने मेथड्स को चेंज करना चाहते हैं तो किन किन कंडीशंस में अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्रूअल का। एक्रूअल का क्या मतलब होता है, चलिए पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम ये जो वर्ड लिखे हैं इन्हें समझेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एक टाइमलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है जनवरी, 3 जनवरी, और यहाँ पे आ जाता है 3 जुलाई। तो हमने यहाँ पर कोई गुड सोल्ड किया। ठीक है, हमने यहाँ पर किसी को गुड्स सोल्ड किया, लेकिन हमें यहाँ पर अमाउंट या फिर कैश रिसीव नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या, हमें यहाँ पर नॉट कैश, कैश रिसीव नहीं हुआ, पर हमारा राइट आ गया, राइट टू रिसीव कैश आ गया। हमें कैश कब रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ है 3 जुलाई। लेकिन हमारा 3 जनवरी को क्या हुआ, हमने सामान को बेचा और हमारा
कैश रिसीव करने का राइट आ गया। तो यही मेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उस ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा राइट टू रिसीव कैश या फिर अगर इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस राइट टू पे कैश हमारा अराइज हो जाता है, तभी हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कैश के मिलने तक का और कैश के पे करने तक का वेट नहीं करते हैं। इसका एक और बेसिस है, इसे हम इसलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि जिससे हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए कि जिस टाइम पीरियड में हमने सामान बेचा है उसी टाइम पीरियड में हमारा प्रॉफिट भी रियलाइज हो जाए, हमें प्रॉफिट भी हमें एक्यूरेट पता चल जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में गुड्स को बेचा और हमें कैश मिला अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ का दिखाएगा, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ये किससे रिलेट करता है, इस फाइनेंशियल ईयर से। तो इसीलिए इसका इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब वो इंटर्ड इनटू, मतलब जब भी हम ये इस ट्रांजेक्शन या फिर किसी भी चीज में एंटर कर जाते हैं, चाहे वो रिसीव हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो ये हमारा मेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, भले ही हमें कैश रिसीव हुआ हो या फिर ना हुआ, या फिर कैश हमने पे किया हो या फिर ना किया हो। तो आज हमने समझे अपने 3 मेन बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो कि थे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। एंड आई होप कि आपको ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी अब हम अगले लेक्चर में और जो भी हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।